नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आगे पढ़ेंगे, कल जो मैंने बताया था आपको कन्नौज के महत्व के बारे में बताया था, और आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कन्नौज को लेकर के, यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसका कारण क्या था। यानी उसमें जो सबसे पहले जो है आया है प्रतिहार शासक, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश थे जिनके मध्य कन्नौज को लेकर लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चला था। और इसमें जो सबसे पहले जो प्रहार करने वाला था तो प्रतिहार वंश का वत्सराज था, और इधर पाल वंश का जो था धर्मपाल, और यहाँ पर धर्मपाल के बाद में जो आता है देवपाल। अब इन दोनों बाप बेटों ने तो बहुत अच्छा शासन चलाया था बंगाल में। और यहाँ पर धर्मपाल के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला शासक कौन सा था, तो आपको आंसर देना है धर्मपाल। और धर्मपाल के बाद में यानी इसका जो दूसरा पुत्र आता है, यानी जिसमें नाम आता है देवपाल, जो कि 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक शासक रहा था। लेकिन जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा था उसका पहला जो चरण आता है उसमें तीन शासक नाम आते हैं, प्रतिहार वंश का वत्सराज, पाल का धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का जो था उसमें नाम आता है धूर्व। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं स्टोरी बताऊंगा कि यहाँ पर यानी आयुध वंश के शासक शासन कर रहे थे, और आयुधों में नाम आता है इंद्रा आयुध का, और इंद्रा आयुध है ये शासक था। और इंद्रा आयुध को जो शासक नियुक्त किया था ये वत्सराज ने नियुक्त किया था। और उसके बाद जैसे ही वत्सराज को खदेड़ा धूर्व ने, और धूर्व खदेड़ने के बाद में धूर्व जो रहा था वो 780 से लेकर के और 93 तक का जो काल आता है वो धूर्व का आता है। और धूर्व ने खदेड़ दिया था वत्सराज को, लेकिन खदेड़ने के बाद में महाराष्ट्र में संघर्ष शुरू हो गया था, आंतरिक विद्रोह हो चुका था। इस कारण से धूर्व को वापस लौटना पड़ा, लेकिन वत्सराज अपना कदम नहीं जमा सका था, और पीछे से धर्मपाल ने अटैक किया था, इंद्रा आयुध को हटा दिया, और यहाँ पर उसके बड़े भाई चक्रा आयुध को शासक नियुक्त कर दिया था। चक्रा आयुध, और चक्रा आयुध जो है इसको रूप दिया गया विष्णु का, और इंद्रा आयुध है उसको इंद्र का रूप दिया, क्योंकि विष्णु जो है वो बड़ा है और इंद्र को छोटा माना गया था। और इस प्रकार से धर्मपाल ने संपूर्ण हिंदुस्तान का अधिकांश पार्ट है अपने कब्जे में कर लिया था, यानी यूपी, बिहार और यहाँ तक कि हरियाणा का जो क्षेत्र है वो भी धर्मपाल के क्षेत्र में आ चुका था, लेकिन थोड़े समय के लिए। उसके बाद में यानी जैसे ही वत्सराज की मृत्यु हुई और 805 ईस्वी में यहाँ पर जो शासक बना है नागभट्ट द्वितीय बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वत्सराज के बाद में प्रतिहार वंश का शासक कौन था, तो नागभट्ट द्वितीय था। और नागभट्ट द्वितीय ने अपना लोहा मनवाया, और नागभट्ट द्वितीय का जो शासन काल रहा है वो लगभग 28 तक रहा है, 828 ईस्वी तक। और नागभट्ट द्वितीय ने दोबारा से अटैक किया कन्नौज पर, और कन्नौज को अधिकृत किया, लेकिन लंबे समय तक वह अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। और इधर से यानी धर्मपाल का पुत्र जो था देवपाल, ये शासक था उस समय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय बंगाल और बिहार का शासक कौन था, देवपाल था। लेकिन पाल शासकों के बाद में जो राष्ट्रकूट वंश का नाम आता है, तो राष्ट्रकूटों में गोविंद तृतीय नाम आएगा, गोविंद तृतीय, थर्ड, और इधर से गोविंद तृतीय, ये दूसरा चरण चलता है। तो पहले चरण में कौन कौन से थे, वत्सराज जो कि प्रतिहार वंश का था, धर्मपाल पाल वंश का था, और धूर्व जो कि राष्ट्रकूट वंश का था। इन तीनों के मध्य संघर्ष चला था। उसके बाद दूसरे चरण में आएगा, उसमें नाम आता है गोविंद जो कि राष्ट्रकूट शासक था। और पहला जो नाम आता है यानी नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, प्रथम नहीं आएगा, द्वितीय आएगा। और नागभट्ट द्वितीय जो था वो प्रतिहार वंश का था। और तीसरा नाम आता है देवपाल जो कि पाल वंश का था। तो इन तीनों के मध्य दूसरे चरण का संघर्ष शुरू हुआ, और इस संघर्ष में यानी एक बार फिर से देवपाल ने थोड़ा सा कैप्चर किया था, लेकिन देवपाल को खदेड़ा किसने,
नागभट्ट द्वितीय ने खदेड़ दिया था। और नागभट्ट द्वितीय ने कुछ समय के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद जो बात आती है, यानी नागभट्ट को वापस खदेड़ा किसने? गोविंद तृतीय ने खदेड़ दिया था। और नागभट्ट भाग करके यानी भीनमाल तक पहुंच चुका था। अब इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि नागभट्ट कहाँ तक पहुंचा? भीनमाल पहुंच चुका। और नागभट्ट भीनमाल होते हुए ग्वालियर की ओर भागा था। और उसी समय महाराष्ट्र में फिर विद्रोह हुआ और गोविंद वापस दक्षिण चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद में देवपाल ने एक बार थोड़ा सा अपना राज्य वापस कैप्चर कर लिया था। और देवपाल का जो राज्य है वो कुछ हद तक आगे बढ़ा भी था। लेकिन देवपाल के बाद में जो शासक बना विग्रहपाल बना है, विग्रहपाल, जो कि कमजोर शासक था। तो यहाँ पर विग्रहपाल के बाद में नारायणपाल, ये भी कमजोर शासक था। इस कारण से यानी यहाँ पर मौका जो मिला है, वापिस एक बार प्रतिहार शासकों को मौका मिला है। और प्रतिहारों में जो नाम आता है नागभट्ट के बाद में, एक थोड़ा सा कमजोर शासक भी आता है, रामभद्र। और रामभद्र जो कि कमजोर शासक था, इसको खदेड़ दिया किसने? देवपाल ने खदेड़ा था। लेकिन रामभद्र के बाद में जो शासक आता है, मिहिर भोज का नाम आता है। मिहिर भोज, ये जो मिहिर भोज है, ये प्रतिहारों की बात कर रहा हूँ। तो प्रतिहारों में मिहिर भोज है, बहुत प्रतापी शासक था। और मिहिर भोज ने वापस कन्नौज पर अटैक किया। यानी तीसरे चरण की जो कहानी आती है वो कन्नौज पर अटैक किया, क्योंकि 836 से लेकर के 885 तक जो काल आता है प्रतिहारों में, 36 से 85, ये प्रतिहारों में मिहिर भोज जो कि सम्मानित नाम से जाना जाता है, और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार राजधानी किसने बनाया? तब तो नाम आएगा नागभट्ट द्वितीय ने पहली बार अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन बहुत ही कम समय के लिए उसकी राजधानी रही थी। और उसके बाद में मिहिर भोज आया, और इधर पाल शासक कमजोर पड़ गए थे। और यहाँ पर यानी तीसरा जो आता है देवपाल के बाद मैंने आपको लिख दिया है विग्रहपाल और नारायणपाल, ये कमजोर शासक थे। लेकिन राष्ट्रकूटों में कृष्ण सेकंड, कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासक था, नहीं सॉरी, हाँ द्वितीय, जो कि 878 से लेकर के और 914 ईस्वी तक ये रहा था। और मिहिर भोज ने भी अपना राज्य जो है यानी आगे बढ़ाया था, विस्थापित किया था। और उसने अपनी राजधानी जो बनाई थी ग्वालियर को बनाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिहिर भोज की राजधानी कौन सी थी? ग्वालियर थी। अभी तक कन्नौज है उस पर अटैक करते रहे थे, लेकिन कन्नौज स्थायी रूप से अभी भी उनके हाथ में नहीं आया है। मिहिर के बाद में महेंद्रपाल, तो यहाँ पर महेंद्रपाल और मिहिर भोज, इन दोनों के दरबार में एक कवि निवास करता था, राजशेखर। और राजशेखर के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका था कि राजशेखर ने कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें नाम आता है बाल रामायण का नाम आता है, और दूसरी बुक्स भी आती है कोल्यमाला, वो भी लिखी थी दोतन सूरी ने। तो दोतन सूरी है वो भी इनके समकालीन था, जिसने कोल्यमाला लिखी थी, जो कि प्रतिहारों का है। और प्रतिहारों ने राजस्थान में बहुत काम किया था। उसमें नाम आता है यहाँ पर जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र आता है, ओला गांव के आसपास का जो क्षेत्र है। और दूसरे जो जैन मंदिर बनवाए थे वो भी प्रतिहार शासकों ने ही बनाए थे, गुर्जर प्रतिहारों ने बनाए थे। तो राजशेखर जो है इनका दरबारी कवि था, और यहाँ पर ये महेंद्र का गुरु भी था। तो आपसे पूछा जा सकता है राजशेखर किसका गुरु था? महेंद्र पाल का गुरु था, जो कि 885 ईस्वी से लेकर के और यानी 912 ईस्वी तक ये महेंद्र पाल रहा था। अब इसने भी अपना लोहा मनवाया। और इधर राष्ट्रकूट शासकों की जब बात आती है तो इंद्र तृतीय आया, इंद्र तृतीय। और पाल वंश में गोपाल द्वितीय और राज्यपाल और गोपाल सेकंड, ये जो नाम आते हैं ये तो पाल के आते हैं। और इधर जो बीच में जो लिख रहा हूं मैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पर प्रतिहारों के, और ये राष्ट्रकूट शासकों के नाम दे रहा हूँ। अब इस प्रकार से तीनों के बीच में ये संघर्ष चलता रहा। यानी स्टार्ट कब हुआ था? लगभग 780 के आसपास शुरू हुआ था, और 912 तक तो पहुंच चुका है, और आगे भी जारी है। और यहाँ पर यानी कुछ हद तक महेंद्रपाल की विजय हुई है, यानी कुछ समय के लिए हुई है। लेकिन इंद्र तृतीय ने वापस उसको खदेड़ दिया, और ये घटना चलती रही अनवरत रूप से।
अब नाम आता है आगे महीपाल, जो कि प्रतिहार वंश का शासक था महीपाल, और ये 912 से लेकर के 943 ईस्वी था इसका शासनकाल, और इसने अंतिम रूप से कन्नौज को कैप्चर कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम रूप से कन्नौज को कैप्चर किसने किया? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कैप्चर किया था, और गुर्जर प्रतिहार शासकों ने पूरे हिंदुस्तान के अधिकांश पार्ट पर यानी उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया था, और कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, लेकिन ये धर्म सहिष्णु थे। और गुर्जर प्रतिहारों ने जोधपुर के ओसिया में जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जोधपुर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, ओसिया गांव है, वहां पर जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो किन शासकों के शासनकाल में हुआ था? तो आपको आंसर देना है प्रतिहार शासकों के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर प्रतिहारों का जो काल जो चला है लगभग 1028 तक चला है। अब इस प्रकार से प्रतिहार जो वंश है वो कन्नौज पर हावी हो चुके थे, और यहाँ पर कृष्ण तृतीय आया जरूर था लेकिन वापस लौट चुका है। ये भी यानी राष्ट्रकूट शासकों में जो अंतिम रूप से आया वो कौन आया है? कृष्ण तृतीय आया है। और इधर पाल शासकों में महीपाल रहा है फर्स्ट, महीपाल फर्स्ट, और इधर भी महीपाल ही था, लेकिन अब उसकी दाढ़ नहीं गिली, विग्रहपाल भी आया। अब महीपाल के गोपाल के बाद में विग्रहपाल आया था, विग्रहपाल के बाद में महीपाल आया था, विग्रहपाल, और उसके बाद में महीपाल, लेकिन ये बंगाल तक ही सीमित रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पालों का जो राज्य है वो कहाँ तक सीमित हो गया था? यानी बंगाल तक ही सीमित हो गया था। इधर जो प्रतिहार वंश के शासक है, इन्होंने आधे हिंदुस्तान यानी उत्तरी भारत का जो है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन था? आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। और गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक जो राजधानी रही थी मंडोर राजस्थान में रही थी, जोधपुर में, और उसके बाद में भीनमाल जालोर राजस्थान में रही थी, और भीनमाल जो है इनका मुख्य केंद्र भी रहा है। भीनमाल के बाद में इनकी जो राजधानी रही है कन्नौज अंतिम रूप से रही है, और जब तक यानी 1018 ईस्वी में प्रतिहारों पर अटैक किया कन्नौज पर। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। तब प्रतिहार वंश का राज्यपाल शासन कर रहा था, और ये एक कमजोर शासक था देखा जाए तो, क्योंकि प्रतिहारों में यदि कमजोरी आती है तो राज्यपाल के समय आती है, और कहीं पर भी कमजोरी नहीं आती है। और प्रतिहार शासकों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने का कार्य किया था। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आरएस में आ चुका है कि भारत में पश्चिमी दीवार के रूप में किन शासकों को जाना गया है? तो पश्चिमी दीवार के रूप में जो जाना गया है वो प्रतिहार शासकों के रूप में जाना गया है। प्रतिहारों ने दीवार का कार्य किया था, यानी जब तक प्रतिहार शासक रहे थे तब तक हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रांता पैर नहीं रख पाए थे, और जैसे ही प्रतिहारों का अंत हुआ और मुस्लिम आक्रांताओं ने पैर रखना शुरू कर दिया था। यानी पहली बार जो है कन्नौज पर अटैक हुआ था 1018 ईस्वी में, और उस समय राज्यपाल था। लेकिन राज्यपाल ने जैसे ही महमूद गजनवी आया था उसने गद्दी छोड़ दी थी और उसको मौत के घाट उतारा है। वो यानी यहाँ पर नाम आता है एक शासन का, परमार भी नहीं थे, परमार्दी देव से पहले उदयन था, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया था। और उस प्रकार से त्रिलोचन पाल को शासक बनाया गया था, और त्रिलोचन पाल को फिर वापस महमूद गजनवी ने हटा दिया था। इस प्रकार से यानी प्रतिहारों का जो अंत होता है लगभग 1028 से और 30 के बीच में होता है। अब इस प्रकार से एक बड़ी शक्ति का जो है उद्भव हुआ, और कब से कब तक? लगभग 730 से लेकर के और आगे कहाँ तक? 1030 ईस्वी तक। ये जो काल आता है प्रतिहारों का आता है। लगभग 300 वर्ष तक प्रतिहारों ने हिंदुस्तान के किसी न किसी भाग में राज्य अवश्य किया था। और प्रतिहार जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु थे, लेकिन पश्चिमी दीवार के रूप में यानी विदेशी आक्रांताओं को रोकने का जो कार्य किया है वो प्रतिहार शासकों ने ही किया है। उधर बंगाल में जो पाल वंश आएगा, और पालों का जो एंड हो गया तो यहाँ पर सेन वंश की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन हम जो
राष्ट्रकूट शासकों की भी थोड़ी सी चर्चा करें कि यहाँ पर जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें कैलाश मंदिर है, तो वहाँ का जो कैलाश मंदिर को निर्माण करवाने वाले थे वो कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का क्षेत्र है उसमें महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन से थे? तो आपको आंसर देना है कि राष्ट्रकूट शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पहाड़ों को काट करके एकाश में पत्थर से बनवाए थे। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिहार शासकों ने भी कई बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें नाम आता है ओसिया का। एशिया के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण प्रतिहार शासकों के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर मामल शैली जो देखने में मिलती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मामल शैली का जो विकास सर्वाधिक हुआ था वो किन शासकों के समय हुआ था? तो आपको आंसर देना है प्रतिहार शासकों के समय हुआ था। तो आज का वीडियो हम इतना करेंगे, लेकिन दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना और आगे अपने दोस्तों को बताना। आपको मिलता रहा है। जय हिंद, जय भारत।